हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग हमेशा हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, है ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को लगातार पाने के लिए। आज हम लोग चैप्टर आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। और इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जाने तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रजनन के बारे में। प्रजनन में हम लोगों ने देखा था अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में हम लोगों ने देखा था कि एक ही जीव अब से नए जीवों का निर्माण हो जाता था, और लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न जीव आपस में मिलकर के एक नए जीव का निर्माण करते थे। तो जीवों के पास जो गुण आते थे दो अलग अलग जीवों से आते थे, संतति में जो गुण आते थे जो अलग अलग जीवों से आते थे, जिस वजह से उन जीवों में कुछ अलगाव होता था, वो अपने पुराने जीवों से थोड़े से अलग होते थे। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि लैंगिक प्रजनन भी जिस समय हो रहा था उस समय क्या हो रहा था, जुड़वा का निर्माण हो रहा था, समरूप यमज का निर्माण हो रहा था। और समरूप यमज में हम लोगों ने क्या देखा था, तो देखा था कि इस तरह के जीव जो होते हैं आपस में एक दूसरे से काफी हद तक मिलते हैं, लेकिन उस समय भी आपको यह बताया गया था कि यह जीव भी कुछ न कुछ रूप से थोड़ी मात्रा में एक दूसरे से अलग होते हैं, अनुवांशिक रूप से, यानी कि उनके गुणों में कुछ न कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जीवों का निर्माण जो हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, एक जीव से ही दूसरे जीवों का निर्माण हुआ, यह हम लोग जानते हैं। और धीरे धीरे पुराने जीव ही विकसित होकर के नए जीवों को बनाए। इसका अर्थ हुआ कि पुराने जीव से ही नए जीवों का निर्माण हुआ है। तो जब पुराने जीवों से नए जीवों का निर्माण होगा तो क्या होगा कि हर बार हम लोग देखते हैं नए नए जीव हैं, तो नए नए जीवों के गुण भी पुराने जीवों के गुणों से क्या है, अलग है। मतलब क्या कि जो मौजूद जीव है उनमें भी लगातार समयानुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता गया, और यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता गया। ठीक है, तो आनुवांशिकता चैप्टर और जैव विकास चैप्टर में हम लोग एक वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है विभिन्नता, इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्नता क्या है, तो विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण हैं जो इसे अपने जनक, अपनी जाति के अन्य सदस्य के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। जैसे हर एक मनुष्य के पास क्या है, नोज है, लेकिन हर एक मनुष्य के नोज में कुछ ना कुछ अंतर है। यानी कि हर एक मनुष्य, सभी मनुष्य का नाक जो है एक समान नहीं है, आकार इसका एक समान नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता है ना। तो यही भिन्नता को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। यानी कि अपने मौजूद जाति के जीवों के जो परिलक्षित गुण है उस गुणों में भी विभिन्नता का होना विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नताएं वेरिएशन कहलाती है। विभिन्नताएं एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न जीवों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि कुछ न कुछ क्या है, अंतर है। दिखाए नाक का प्रमाण, उसी तरह से रंग रूप में, शारीरिक गठन में सभी की शरीर की बनावट एक समान नहीं होती। सभी मनुष्य को देखे, है ना, दूसरे जानवरों को भी देखे, उनकी आवाज है, उनकी मानसिक क्षमता है, अलग अलग जीवों की मानसिक क्षमताएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये अंतर उनमें कैसे आया, यह सोचनीय प्रश्न है कि जीवों में यह अंतर कैसे आया। तो यह अंतर का मुख्य कारण आपको जानना है कि इसका कारण क्या है, आनुवांशिक, जेनेटिक और वातावरणीय अंतर। यानी कि जेनेटिक, आनुवांशिक, जीन में परिवर्तन के वजह से अंतर हो रहा है, और वातावरण, क्लाइमेटिक फैक्टर में परिवर्तन के वजह से उनमें अंतर आ रहा है। जीन के बारे में जानते हैं कि यह क्या कहलाता है, तो जीन जो है वह गुणसूत्र पर पाया जाने वाली एक रचना है, छोटी बिंदु के आकार की रचना है, और यह बनी हुई किससे है, तो यह नाइट्रोजनस बेस से बनी हुई है। और यह जीन क्या करती है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। जीन का कार्य क्या है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना। तो ये जीन हम जानते हैं कि जब लैंगिक प्रजनन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस समय दो एक ही कैरेक्टर के, जैसे नाक था तो नाक के कैरेक्टर के लिए माता से और पिता से, दोनों से जीन आते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग होमोलोगस जीन कहते हैं। यह जीन का पेयर आपस में क्या करता है, मिक्स होकर के रिकम्बिनेशन करता है, आपस में ज्वाइंट हो जाता है,
और जुड़ करके द्विगुणन की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो जब ये द्विगुणन होता है तो द्विगुणन के समय ही कुछ न कुछ नाइट्रोजनस बेस की, है ना, नाइट्रोजन युक्त क्षार की अदला बदली हो जाती है और इस वजह से विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, जीन हर एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो जो द्विगुणन हुआ उस समय जो नाइट्रोजन युक्त क्षार का परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन भी अगली पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और वह परिवर्तन ही विभिन्नता को दर्शाएगा। यानी कि विभिन्नता का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो विभिन्नताएं होती है मनुष्य में या दूसरे जंतुओं में जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, यह विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक जननिक, दूसरा कायिक। जननिक में जेनेटिक हो गया और दूसरा सोमैटिक, कायिक का मतलब सोमैटिक हो गया। तो जननिक को पहले हम लोग समझते हैं। ऐसी विभिन्नताएं, जननिक विभिन्नता क्या है, तो ऐसी विभिन्नताएं हैं जो जन्म से जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि अगर क्रोमोजोम की संख्या में परिवर्तन हो जाए, क्रोमोजोम की रचना में कुछ गड़बड़ी हो जाए, है ना, इनके जीन के गुणों में परिवर्तन हो जाए, जिसके वजह से विभिन्नता उत्पन्न होगी और जीव के गुण परिवर्तित हो जाएंगे और वह गुण अगली पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित होंगे और उसके बाद वाली पीढ़ी में भी वो लगातार स्थानांतरित होते जाएंगे। ठीक है, तो जननिक विभिन्नता के बारे में हमें यह जानना है कि हमेशा यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है। ठीक है, और इस तरह से इन्हें अनुवांशिक विभिन्नता भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। इसे क्या कह सकते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन, अनुवांशिक विभिन्नता भी कह सकते हैं। ये जन्म से ही जीवों में प्रकट होगी, जैसे आंख, बाल के रंग। कुछ विभिन्नताएं जो होती है वो मनुष्य में बाद में उभर करके सामने आती है, जैसे शारीरिक गठन हो गया, जीवों की लंबाई हो गई। शुरुआत में तो जीव छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक निश्चित लंबाई को प्राप्त करने की क्षमता आती है। उसी तरह से दूसरी विभिन्नता जो है वो कायिक विभिन्नता है, सोमैटिक विभिन्नता है। ये विभिन्नताएं कई कारणों से आएगी, है ना। इसमें जीन का कोई लेना देना नहीं है, गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की विभिन्नताएं जलवायु या वातावरण के प्रभाव के कारण, भोजन किस तरह से उपलब्ध हो रहा है, तापमान का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इस जीव का वातावरण में मौजूद दूसरे जीवों के साथ कैसा संबंध है, उसके आधार पर ये विभिन्नताएं जीवों में उभर करके सामने आती है। ठीक है, तो यह कायिक विभिन्नता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो शुरुआती दौर से पढ़ना शुरू किया, पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गया, है ना, तो ऐसा बात जरूरी नहीं है कि उनके आने वाली पीढ़ी भी उसी पेशे को अपनाएगी, है ना, क्योंकि वातावरण उनका वैसा था, वो पढ़े लिखे तो आगे चल करके उस जगह तक पहुंचे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके आने वाली पीढ़ी भी उसी जगह तक पहुंचे, क्योंकि इन लक्षणों को उन्होंने क्या किया है, उपार्जित किया है। वातावरण में रह करके इन लक्षणों को उन्होंने उपार्जित किया है, पहले से उनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम जीन के गुण के परिवर्तन से नहीं आते हैं, यह स्पष्ट हो गया। वंशागत ये वातावरण से आते हैं, ये अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते हैं, जो कायिक परिवर्तन है। कोई व्यक्ति लगातार तैराकी करता है ना, तो तैराक के कारण उसके मांसपेशियां उस तरह से संगठित हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी में भी उस तरह की मांसपेशियां पाई जाए, है ना। ये लक्षण क्या है, उपार्जित है। इनका जैव विकास में महत्व नहीं है कायिक का, लेकिन अनुवांशिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता जो है वह जैव विकास में महत्व रखती है। यानी कि नए नए जीवों के निर्माण में इनका योगदान होता है, क्योंकि गुणों को स्थानांतरित करने के कार्य को यही संपन्न करते हैं। अब अगला देखना है अनुवांशिक विभिन्नता और उनका संचयन। अनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती हैं उनका संचयन के बारे में हम लोगों को देखना है। तो अनुवांशिक विभिन्नताएं को हम लोग देखें कि लैंगिक जनन जब होता है तो दो नए जीव आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से नए जीवों का निर्माण होता है, और ये जीव जो होते हैं वो क्या रखते हैं, अपने पेरेंट के कैरेक्टर को भी रखते हैं, और ये जीव उन पेरेंट के कैरेक्टर का एकुमुलेशन करते हैं, समुच्चय कर देते हैं, उनके गुणों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो होता क्या है कि दो पेरेंट के जो गुण आए हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इनके जीन जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो जीन के आपस में जुड़ने के को क्या कहा जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है। ये गुण आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, कंबाइन कर गए, अनुवांशिक
पुनर्योगेज कह सकते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक पुनर्योग कहते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनके जुड़ने के क्रम में नाइट्रोजनस बेस की अदला बदली हो सकती है। एक आध नाइट्रोजनस बेस इधर से उधर जा सकता है या सडन परिवर्तन हो सकता है। एकाएक कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस जो है वो गायब हो सकता है। वो म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और रिकम्बिनेशन तथा उत्परिवर्तन के वजह से उन जीव के अंदर एक नए गुणों का निर्माण होता है। अब ये गुण जो है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो लगातार मान लेते हैं कि कोई मनुष्य है, उसमें एक मनुष्य के ऊपर क्या हो गया, छोटा सा पंख निकल गया, इतना छोटा है ना। तो ये पंख वाला जो जीन था वो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गया। फिर ये गुण जो है उसके बाद वाली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता गया और धीरे धीरे ये पंखों का आकार धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा आया कि पूर्ण पंख का रूप आ गया, है ना। पूर्ण पंख को बनाने वाले सारे जीन जो थे मौजूद हो गए, तो एक पूर्ण पंख का निर्माण हो गया। तो अब एक पंखधारी मनुष्य को हम लोग मनुष्य तो नहीं कह सकते हैं, है ना। तो वह मनुष्य की जाति से अलग होकर के एक नई जाति का निर्माण किया, यानी कि लास्टली एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, है ना। समुच्चय लगातार विभिन्नता का होता रहेगा, तो विभिन्नता का समुच्चय जो है एक नई जाति को जन्म देगा, है ना। विभिन्नताएं लगातार अगर समुच्चयित होती है तो नई जाति का जन्म दे देगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। ठीक है, इस तरह से नई जाति का निर्माण होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक विभिन्नताएं तथा उनका संचयन जो है क्रमिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती है। क्रमिक विकास तभी संभव है जब आनुवांशिक विभिन्नताओं का संचयन लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहेगा, है ना। और जब एक्युमुलेशन पूर्ण हो जाएगा तभी जाकर के नए जीवों का निर्माण हो सकता है।